हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यू में। देखिए, आज जो खबर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर। ठीक है, क्या है ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? और आपको पता ही है, अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति है जो वो आई है, और क्योंकि नई शिक्षा नीति आई है तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो सब है जो वो इसमें दिया गया है। किसमें? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। देखिए, आर्टिकल देख लेते हैं। तो अगर आर्टिकल की बात करें तो देखिए, गवर्नमेंट रिलीजेस प्री ड्राफ्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल्स। ठीक है, स्कूलों के लिए नया जो फ्रेमवर्क है उसको तैयार कर लिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में है। देखिए, एक बड़ी खबर है कि लाइफ फाउंडेशन बैच 4 है जो वो लॉन्च हो चुका है और उसकी शुरुआत होगी 22 अप्रैल से। ठीक है, इसकी घोषणा हो गई है, 22 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे, तभी सबसे कम दामों में आप एडमिशन ले सकते हैं। और 30,500 से ये फीस ओम लाइव यूज करते ही 18,999 हो जाएगी। तो जल्द से जल्द ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, चलिए, तो खबर क्या है ये देखिए। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए आपका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो उसका पहला जो प्री ड्राफ्ट संस्करण है वो आ चुका है और मांगा गया है सबसे कि छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, विद्वानों, पेशेवरों सहित विभिन्न हितधारकों से इसकी प्रतिक्रिया मांगी गई है कि कैसा हमने बनाया है, तो इस पर अपनी अपनी आप प्रतिक्रिया दीजिए। उसके अलावा ये चीज जो आपको याद रखनी है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसको भी के कस्तूरी रंगन कमेटी ने ही हेड किया था। और ये आपका जो राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन जिसके लिए इसके लिए किया गया, जिसके तहत आपकी ये आई है, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, उसके भी हेड हैं जो वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, मेन बात क्या है कि मैं आपको इसकी समरी बता देता हूं कि है क्या इसके अंतर्गत। देखो, आपको ये बात पता है कि एक फॉर्मूला लागू किया गया, क्या? 5 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जब आई तो सबसे पहले 5 + 3 + 3 + 4 ये फॉर्मूले के तहत शिक्षा मिलेगी। 5 का मतलब यहाँ पर क्या है? 5 का मतलब है यहाँ पर आपका नर्सरी, उसके बाद LKG, उसके बाद UKG, क्लास 1 और क्लास 2। ठीक, नर्सरी, LKG, UG, काउंट कर लीजिए, नर्सरी, LKG, UKG, आपका क्लास 1 और क्लास 2। ठीक, तो ये 5 हो गए ना यहाँ पर। उसके बाद इस 3 का मतलब क्या हुआ? 3, 4, 5। इस 3 का मतलब क्या हुआ? 6, 7, 8। और इस 4 का मतलब क्या हुआ? 9, 10 और 11, 12। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्रुप्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये ब्लॉक्स हैं जिसमें कि एक ये चीज तय की गई है कि किसके साथ क्या करना है वो यहीं पर डिसाइड होगा। जैसे कि अगर मैं इस ग्रुप की बात करता हूं, ये पहला ग्रुप है जो जिसमें कि नर्सरी, LKG, UKG फर्स्ट और सेकंड क्लास है, इसमें कहा गया है कि इसमें जो है वो इस तरह से शिक्षा दीजिए जिसमें कि क्या है कि बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व फील करे। मतलब खिलौनों से पढ़ाइए, आप उसको कार्टून्स दिखाइए, उसको टीवी दिखाइए, उसको वीडियो गेम्स दिखाइए, मतलब उसको उस तरीके से चीजों को दिखाइए जिस तरीके से वो चीजों को समझ सके। ठीक है, आप कोई, क्योंकि इस वक्त क्या देना होता है, मेन क्या है कि इस वक्त बेसिक लर्निंग वाली चीजें इसको सिखानी होती है बच्चे को। ठीक है, तो यहां पर किताबों के लिए मना किया गया कि अभी किताबें मत दो बच्चे को, अभी वो बेसिक चीजें उसको ऐसे सिखाओ जिससे उसका इंटरेस्ट जगे, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट जगे। ठीक है, तो यहां पर बेसिक विदाउट बुक्स की बात करी जा रही है। वहीं यहां कहा जा रहा है कि अब आप यहां पर क्या करो कि किताबों को, टेक्स्ट बुक है जो, उनको इंट्रोड्यूस कर लो। ठीक है, जो आपकी किताबें हैं उनको यहां पर जाकर के इंट्रोड्यूस करो, 3rd, 4th और 5th में। ठीक है, और इसमें भी एक प्रैक्टिकल तरीके से एक आपका जो मतलब आप कह सकते हो कि जैसे भाषा सिखानी है तो उन बुक्स को इंक्लूड करो, मैथ सिखानी है, मतलब वो चीजें जो एक बच्चे को न्यूमरेसी आनी चाहिए, लिखना पढ़ना आना चाहिए, तो बस उतना है जो वो यहाँ पर सिखाओ। प्रैक्टिकली वो चीजें जिसका वो उपयोग कर सके। ठीक है,
भाषा सीखेगा तो उसका उपयोग करेगा, गणित अगर आएगी उसको तो उसका उपयोग करेगा, मतलब वो सारी चीजें उसको प्रैक्टिकल नेचर में आपको सिखाओ। ये वाला जो ब्लॉक है 6, 7, 8, ठीक, इस ब्लॉक में आपको बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, मतलब वो तो आपको शुरुआत से ही साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना ही है, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए ही ये पूरी कहानी हो रही है, ठीक है, ताकि बच्चों के अंदर वो भावना आए कि किस तरह से हम चीजों को इतना सिंपल तरीके से और जो प्रैक्टिकल है उसके साथ जोड़ सके, सिर्फ किताबी कीड़ा ना बन के रह जाए, ठीक है। तो ये वाली जो बात है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि टेक्स्ट बुक के अलावा, यहाँ टेक्स्ट बुक से तो पढ़ाओ ही पढ़ाओ, लेकिन साथ में उसको उसके नेचर से, मतलब नेचर से मेरा कहने का मतलब है वातावरण से, एनवायरनमेंट से उसको परिचित कराओ, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसे बुक्स में पढ़ा रहे हो तो वो चीज उसको प्रैक्टिकली दिखाओ जाकर के, अगर किसी मशीन के बारे में पढ़ाया आपने तो जाकर के उसे बताओ, प्रैक्टिकल से उसको कराओ, ठीक है। आप गार्डन्स में लेकर के जाओ, फूल पत्ती के बारे में पढ़ा, फूल पत्तियां दिखाओ उनको कि हमने ये वाली के बारे में पढ़ा, ठीक है, देखो इस तरह से शायद में, मतलब जो भी चीज उसने पढ़ी तो उसको नेचर के साथ मिल करके उसको प्रैक्टिकल वर्जन उसका आप दिखाइए, ठीक है। ये वाले ब्लॉक में क्या है, ये वाला ब्लॉक है जो थोड़ा इसमें ध्यान देने वाली बात है। देखो इसमें भी इन्होंने दो दो ग्रुप बना लिए, एक आपका 9th और 10th का एक ग्रुप बना दिया, और एक बनाया इन्होंने 11th और 12th क्लास का, ठीक है, ये ग्रुप। अब इसका क्या है, ये बोला गया कि भाई 9th, आपको पता है कि अभी तक क्या होता था, ये बोर्ड का जो खौफ होता था बड़ा खतरनाक होता था, ठीक है, उसी टाइम बच्चा पढ़ता भी था। 9th में किसी के कितने परसेंट आए, कितने लोगों को याद है, बहुत कम को, ठीक, लेकिन 10th में कितने आए, किसको याद है, सबको, है ना। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो 9th और 10th है, इनका मिला करके जो परफॉर्मेंस रिजल्ट जो हम देंगे बाद में, वो सबका मिला करके देंगे, इन दोनों का मिला के एक साथ, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा वो साथ में आएगा, एक चीज, ठीक है। दूसरा, ये जो बोर्ड की बात कही जा रही है कि हम लास्ट में एक बोर्ड ले लिया करते थे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, तो वो अपने आप में हुआ होता था कि ये है क्या चीज बोर्ड, 10th वालों के लिए तो बड़ी वैसी सिचुएशन होती थी ना कि बोर्ड क्या है, ठीक है। अब देखिए आप, मल्टीपल बोर्ड की बात कही जा रही है, ठीक है, कई बार इसमें बोर्ड एग्जाम्स होंगे, अनुमानतः 8 के बारे में बात चल रही है कि 8 बार बोर्ड एग्जाम लेंगे, ताकि फील ही ना हो कि कुछ ऐसा कुछ अनोखा होने जा रहा है, ठीक है। बच्चा उसी नजरिए से पढ़े, पढ़ाई का क्या है, एक तरीका बदलने की, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब 11th और 12th क्लास के लिए भी उसी तरह से ये कहा जा रहा है कि इसमें एक काम करते हैं, इसमें सेमेस्टर सिस्टम ले आते हैं, ठीक है। सेमेस्टर वाला जो तरीका होता है, जो आपके कॉलेज लेवल पर होता है, तो वो सेमेस्टर वाला जो तरीका है वो लाने की बात कही जा रही है। अच्छा, एक चीज और इसमें आपको एक जो दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि 10th के बाद आपको ये बात पता है कि क्या होता था कि एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी, आर्ट ले लो, साइंस ले लो, मैथ, या मतलब आपको एक कुछ ना कुछ, कॉमर्स ले लो, चूज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या कि अगर कोई बच्चा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखता है और साथ में वो साइंस में भी इंटरेस्ट रखता है, तो वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए उसको स्ट्रीम चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहां पर वो फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि अगर उसको 10th क्लास के बाद, यहाँ पर 10th में क्या है कि उसको दो फेवरेट एरियाज अपने बताने पड़ेंगे, ठीक है, उसी के बेसिस पर आगे यहाँ पर सेलेक्ट होगा, खैर वो सब हम देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि अगर वो कुछ और भी पढ़ना चाहता है आगे, मान लीजिए कि वो लेना चाहता है ज्योग्राफी और मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई है कि वो ये चीज चूज कर सकता है, ठीक। बाकी एक सेमेस्टर एग्जाम वाली, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कि इस तरह से है जो इसको किया जाएगा। और इसके तहत एक चीज और है कि एरियाज डिफाइन कर दिए गए हैं यहाँ पर 9th 10th में और 11th 12th में। तो एरियाज से मेरा कहने का मतलब है कि 8 करिकुलर एरियाज डिफाइन किए गए हैं, जिसमें से 16 कोर्स, 16 सब्जेक्ट्स आप कह सकते हो, 8 एरिया, 8 क्षेत्र में से उसको 16 जो है आपको कोर्सेज हैं, जो 16 कोर्सेज या 16 सब्जेक्ट्स हैं जो उसको चुनने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम चलेगा, ये यहाँ पर भी होगा और ये इस वाले ब्लॉक में भी होगा, ठीक। तो इस तरह से ये पूरी रूपरेखा है जो इसके लिए कहा जा रहा है कि जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें ये चीज बताई गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है पूरा माजरा। तो देखिए ये है क्या चीज, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये दस्तावेज 3 से 18 वर्ष, ठीक, याद रखिएगा, प्री में पूछ सकता है,
3 to 18 ईयर्स की जो आयु समूह के लिए जो पाठ्यक्रम का ढांचा है, ठीक, वो उसमें बताया गया है। वहां पर क्या कंटेंट और भाषाओं की शिक्षा एक चीज, दूसरा शैक्षणिक दृष्टिकोण जिसमें टूल्स और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दृष्टिकोण बदलने की बात हो रही है, ताकि आपको, जैसे छोटा बच्चा है तो आपको उसे खिलौना दिखाना है, अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको नेचर दिखाना है, ठीक है, और बड़ा हो गया है तो उसको क्या है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है उस चीज का। मतलब ऐसे नहीं कि हवा में बस किताब में पढ़ा दिया, बच्चा लिंक ही नहीं कर पाया कि जो मैंने पढ़ा है उसका मेरे जीवन में क्या उपयोग है, ठीक है। अब उसको क्या है कि वो प्रैक्टिकल चीजें लाने की बात की जा रही, ठीक है। तो इनका झुकाव है जो छात्रों को ज्ञान के सच्चे स्रोत से परिचित कराना है, जो प्राचीन भारतीय दर्शन, देखिए हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है, जो हमारा भारतीय दर्शन है वो बहुत मजबूत है, ठीक है। उसमें आप ये समझो, आप देखो, ये देखो कि उसमें क्या है कि कोई भी बात बिना तर्क के नहीं कही गई है। इस जो कहा जाता है ना कि तर्क डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने तर्क से या तो खुद को सेटिस्फाई कर लो या दूसरे के तर्क से खुद सेटिस्फाई हो जाओ, तो क्या है, दिमाग में द्वंद्व नहीं रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि देखो, या तो एक प्रत्यक्ष जो हमारे प्रमाण होते थे, तो कुछ प्रमाणों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो उनके हिसाब से हमें शिक्षा नीति को या बच्चों को पढ़ाना है। कैसे? एक प्रत्यक्ष, तो मतलब कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ये बोर्ड दिख रहा है, तो दिख रहा है तो है बोर्ड, मतलब है ना, तो ये प्रत्यक्ष है कि दिख रहा है, तो हाँ बच्चा कहेगा कि ये दिख रहा है तो यानी कि है, तो जो चीज मुझे दिख रही है तो वो तो मौजूद है, तो यानी कि उसको हमने प्रूफ किया दिखा करके, ये प्रत्यक्षता से आपको दिखा दिया, ये देख ले भाई, और ये है, ठीक। उसके बाद दूसरा देख लीजिए आप, वर्बल टेस्टिमनी। जरूरी नहीं है ना कि उसने नहीं देखा तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मान लो कि दिल्ली में बैठा है और हमने बताया कि यार आगरा में ताजमहल है, तो मैंने क्योंकि आगरा में ताजमहल को देखा है और मैं उसको बता रहा हूं, और उसके लिए अगर मैं एक ऐसा सोर्स हूं कि मेरी शब्द का कुछ वैल्यू है उसके लिए, तो क्या है, ये चीज उसको मतलब इस तरह से भी प्रूफ की जा सकती है कि हाँ वहां पर वो चीज है, उसकी फोटो या वीडियो उसको दिखा दिया, ठीक। तो ये मतलब शब्द के हिसाब से भी आप प्रूफ कर सकते हो, मतलब तर्क तर्क होना चाहिए, कोई ऐसे नहीं कि पता है ऐसा होता है वैसा होता है, एक कहानी बनाई और बच्चे को सुना दी, बच्चे ने कहा अच्छा होता ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं, उसको दिखाया, बताया, और उसको दिखा दिया, वीडियो भी बता दिया, दिखा दिया कि इस तरह का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद ये देखिए, नॉन एप्रीहेंशन मतलब अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब वही कि जरूरी, वही मतलब अलग सा कोई तर्क देना, ऐसा तर्क देना कि ये वाली जो चीजें हैं वो, मतलब आपने ये एक इन्फ्रेंस निकाला, एक दूसरा इन्फ्रेंस निकाला, एक तीसरा इन्फ्रेंस निकाला, उसको मिला करके ये भी बताया जा सकता है कि हाँ ये चीज यहाँ पर मौजूद है, ठीक। तो ओवरऑल यहाँ पे 6 में क्या कहा जा रहा है, तर्क की ही बात की जा रही है ना। जैसे ये वाला अर्थापत्ति, अर्थापत्ति के लिए एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पर एक जो एग्जाम्पल दिया है वो है कि देवदत्त मोटा है और देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता, दो स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देवदत्त रात में खाना खाता है ना, क्योंकि मोटा है, ये तो फैक्ट है भाई, अब मोटा है तो खाता तो होगा ही, अब दिन में नहीं खाता है तो रात में खाता होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक, तो कहने का मतलब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ऐसा, ये दो चीजें दी है तो इसका मतलब ये निकल रहा है, रीजनिंग वाली बात, जो तर्क वाली बात है वो प्रूफ करने की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन, दो चीजों को कंपेयर करके दिखाया जा सकता है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, उसको दिखा दीजिए, ठीक है। तो दो कंपैरिजन के माध्यम से भी प्रूफ किया जा सकता है। वहीं आपका इन्फ्रेंस है ना, तर्क से इस फाइनली इन्फर करके फाइनली अनुमान लगा लिया कि इस तरह की चीज यहाँ पर मौजूद है, ठीक। हालांकि ये सब फिलोसफी की डीप चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय दर्शन में जिन चीजों को ये बताया गया है कि भाई अगर हम प्रमाण की बातें करते हैं दर्शन में, तो दर्शन में प्रमाण को तर्क के माध्यम से पहले सिद्ध करना होता है। तो वही सिद्ध करने वाली बात है जो यहाँ बच्चे के लिए कही जा रही है कि बच्चे के अंदर इतना लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दो, इतना उसके अंदर ऐसी तार्किक शक्ति डेवलप कर दो ताकि वो हर चीज के लिए खुद अपने आप को अपने तर्क से सिद्ध कर पाए, ठीक। तो ये चीज यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए कि बच्चे के नैतिक विचार पर ध्यान केंद्रित करना, जो पंचकोश विकास या 5 गुना विकास के माध्यम से होगा। कैसे होगा? या एक तो उसका आप फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दीजिए, शारीरिक विकास करवाइए, ठीक। दूसरा कहा जा रहा है कि जीवन ऊर्जा का विकास, तीसरा भावनात्मक और मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास। तो जब ये पांचों चीजों का विकास साथ में होगा
तो बच्चे के अंदर हर तरह की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी। और ये चीज अगर छोटे बच्चे में ही डेवलप कर दी गई, बचपन से ही डेवलप कर दी गई, तो क्या है कि वो उसका सोचने का तरीका वैसा ही होगा। आप देखते होंगे अपने घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं, सबसे पहले ना वो क्यों करने की आदत बहुत होती है उनमें, है ना। हर चीज के लिए ऐसा है तो क्यों है, ये गाड़ी कैसे चल रही है, गाड़ी में पेट्रोल क्यों डाला गया, पेट्रोल क्या होता है। आप कुछ भी बोलोगे तो कुछ ना कुछ सवाल करना होता है। तो अगर वहां पे आपने डांट के कह दिया चुपचाप बैठो, परेशान मत करो, तो क्या है वो दब जाएगा, वो नहीं करना है। आपको उसको आंसर करना है और उसको एक दिशा देनी है, क्योंकि उसको तो पता नहीं, हो तो कुछ भी बोलेगा। पहले तो कुछ शब्द ही जोड़ना नहीं आ रहा है, ठीक। सवाल तो वो तब से कर रहा है ना जब से उसने शब्द बोलना शुरू किया। तो आपको क्या करना है, उसकी दिशा सही बतानी है कि सवाल ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ठीक। ये आप बता सकते हो, लेकिन उसको चुप नहीं कराना है उस वक्त, ठीक। साइंटिफिक टेम्परामेंट तभी डेवलप होगा जब वो सोचेगा हर चीज के बारे में, ठीक है। तो वही चीज हो गई, ठीक है। उसके अलावा देखिए ग्रेड 10th और उससे ऊपर के जो पाठ्यक्रम है, कक्षा 10 के जो छात्र है, उसमें 2 आवश्यक पाठ्यक्रम लेने होंगे, ठीक है। जैसे ये सारी हैं, तो ये मैंने बताया कि इनमें से 2 आपको लेने होंगे। जैसे टोटल कितने, 8 में से 16, ठीक। तो 1 में से 2 हो गए तो 16 सब्जेक्ट्स हो गए ना, तो इस तरह से रहेगा, ठीक। उसके अलावा 11th और 12th में छात्रों को अधिक जुड़ाव के लिए इन्हीं विषयों से पसंद के आधार पर अपने पाठ्यक्रम को चुन सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपने जो भी आपको लेना है, वो ऐसा नहीं है कि आपने एक स्ट्रीम है जो अगर आर्ट ले ली तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाएंगे जो आपको दूसरी स्ट्रीम का है और आपको पसंद है। तो वो चीज की यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं कि 11वीं और 12वीं के लिए जो आपका मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा है उसका क्या है। तो देखो पहले क्या है, एक होती थी, एकल परीक्षा होती थी, तो उसको अंत करने की बात हो रही है, ठीक है। अंतिम परिणाम प्रत्येक परीक्षा के कुल परिणाम के जोड़ पर आधारित होगा, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे, तो टोटल करके उसका परिणाम दिया जाएगा, ठीक। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो छमाही है आपका, छमाही में पेपर हुआ तो उसका कोई लेना देना ही नहीं हुआ। बोर्ड तो बोर्ड है अपने आप में, वो एक अलग वरीयता रखता है, ठीक है, कि बोर्ड जब आएगा तो उसी के मार्क्स काउंट होंगे, बाकी बीच में जो एग्जाम हो रहे हैं उनका कोई नहीं। पूरा हर एग्जाम एक को एग्जाम की तरह दिया जाएगा, उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस होगी जितनी बोर्ड की है, ठीक है, उस हिसाब से। इसीलिए मैंने बताया ना 8 बोर्ड की बात हो रही है कि बार बार जो भी एग्जाम लेंगे, तो अभी फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ 8 तक हो सकता है, मल्टीपल बोर्ड्स की बात हो रही है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो वर्तमान में बोर्ड परीक्षाएं केवल 2 अवसरों पर, जैसा कि आप जानते हैं 10th और 12th में हुआ करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि समग्र विकास पर बाधा की तरह एक बार को काम करती है, क्योंकि बच्चा फिर सारी मेहनत उसी वक्त करता है, बाकी टाइम वो करता ही नहीं है। उसको पता है कि क्या फर्क पड़ता है, बस 10th में अच्छे ले आओ मार्क्स, 10 से पढ़ाई 9 से पढ़ाई शुरू कर देंगे, या 10 से पढ़ाई शुरू कर देंगे तो लास्ट में तो वही चेक किया जाता है। तो क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट में उसके कमी आ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए कि 3 दृष्टिकोण है जो यहाँ पर सुझाए गए हैं नए फ्रेमवर्क में। क्या है, एक सीखने का दृष्टिकोण, एक सीखने के लिए दृष्टिकोण, दूसरा सीखने के रूप में दृष्टिकोण। कहने का मतलब, सीखने का से मतलब है कि छात्र को के सीखने की उपलब्धि की माप, और सीखने के लिए मतलब शिक्षक द्वारा एकत्रित छात्र के सीखने का सबूत, और जब आकलन के बिना को बिना भय के, ठीक है, मतलब सीखने के रूप में। तो आप ऐसे सोचो कि किसी चीज का आपको डर है, ठीक है, और उसका आपको आकलन करना है और बिना भय के आप सोच रहे हो, तो कितना डीप में जा सकते हो। लेकिन आपको तो डर है कि यार मार्क्स लाने हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्क्स को पीछे छोड़ दो, कहीं पे आपके दिमाग में ये आए ही ना कि मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं, आपको सोचना है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए, तो आप क्या है ज्यादा उसको इनहेरेंट कर पाओगे और ज्यादा समझ पाओगे, अपने अंदर आत्मसात कर पाओगे उन चीजों को। तो वही है यहाँ पर दृष्टिकोण बताया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में शिक्षा से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान और कानून है उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए पार्ट 4 में आपका जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि उसमें अनुच्छेद 45 और 39 का एफ है, उसमें राज्य द्वारा वित्त पोषित होने के साथ साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान के बारे में बात कहा गया है। 1976 में संविधान का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 42वां संविधान संशोधन था, उसमें राज्य से समवर्ती सूची में इसको स्थानांतरित किया गया, ठीक है। मतलब कि जो स्टेट लिस्ट है उससे कंकरेंट लिस्ट में, जो राज्य सूची है उससे समवर्ती सूची में इसको स्थानांतरित किया गया था, किसको, शिक्षा को, ठीक है। और जो 2002 में आपको पता है कि आरटीई वाला जो है ना, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, और उसके तहत क्या, इसको हमने फंडामेंटल राइट
या मौलिक अधिकार बनाया गया जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं जिनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा अगर आप कानून की बात करेंगे तो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसका जो उद्देश्य है इसमें जो हमने अभी बात की कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको आपको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना। उसके अलावा इसके तहत समाज के वंचित वर्गों को, है ना, ये बात एक इंपॉर्टेंट है कि 25% का जो कोटा है वो भी प्रदान किया गया है। इसके लिए वंचित वर्गों के लिए कि वो दूसरे प्राइवेट स्कूल्स में है जो वो वहां पर एडमिशन ले पाएंगे। कितना कोटा है उसके लिए? 25% का। ठीक है। सरकारी पहल की अगर बात करते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान है, मध्याह्न भोजन है, बीच में आपको खाना वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये सब क्या है? ये इसकी पहल आप कह सकते हैं। और ये सभी वर्ष 1986 के शिक्षा नीति की देन है। 1986 वाली जो शिक्षा नीति से याद आया कि आप देखिए शिक्षा नीति कब कब आई है। शिक्षा नीति की अगर आप बात करते हैं तो एक आई है आपकी पहली जो आई थी 1968 में आई थी। ठीक है, 1968 के बाद फिर 86 में आई। ठीक है, 1986 में आई और फिर उसके बाद 2020 में आई। ठीक है, ये 2020 में आई, इसी के लिए अब ये फ्रेमवर्क चल रहा है 2023 वाला। ठीक है, ये वाला जो अभी हम जिस पर बात कर रहे हैं आज, ये इसी के लिए चल रहा है। ठीक है, और अगर आप करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो ये कब कब आया है? ये आपका एक बार 1975 में आया था। ठीक है, उसके बाद आपका 1988 में आया, उसके बाद आपका जो है वो आपका 2000 में आया और फिर आपका आया 2005 में, है ना। ये अभी 2005 वाला ही चल रहा है। मतलब जो भी एनसीईआरटी है जो आप पढ़ते हैं वो 2005 वाले जो करिकुलम फ्रेमवर्क था उसके आधार पर बनाया गया था। ठीक है, तो उसी के आधार पर सारी एनसीईआरटीज अभी लिखी गई है। देखो कहने का मतलब है कि ये जब आता है तब तो देखो बड़े बदलाव होते ही हैं। ठीक है, उसके अलावा बीच बीच में भी होते रहते हैं, है ना। तो ऐसे समझ लीजिए इसको कि 68 वाला है तो ये इधर 75 में ये आई, 86 वाला आया तो 88 में आई, फिर बीच में और भी बदलाव हुए। ठीक, तो इस तरह से बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो उसकी क्या रूपरेखा है। तो जिस पर मैंने अभी आपसे बात भी कर ली, 4 आयाम है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, शिक्षकों की शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। ठीक, तो इसको इन 4 भागों में मेनली बांटा गया है। एक आपका स्कूली शिक्षा, एक बचपन की देखभाल और शिक्षा, और आपका शिक्षकों की शिक्षा, और एक आपका प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाला था, जिसको मैंने आपको बता ही दिया कि के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था, और समानता और समावेश के साथ साथ सभी के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा, है ना। यहाँ पर जो एम था वो क्वालिटी की ओर जा रहा था। क्वालिटी यानी कि क्वालिटी, गुणवत्ता से मतलब है क्या? वही तर्क को डेवलप करना, है ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, ये वाली चीज। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जो उसके सबसे परिवर्तनकारी पहलू में नहीं, ये जो हमने शुरुआत में डिस्कस की 5+3+3+4, ये है जो इसकी संरचना है, जिस ये आपका 3 से 8 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को एकीकृत करती है। ठीक है, प्रारंभिक जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आपका 5+3+3+4 ये वाला है जो मामला इसमें चलेगा। ठीक है, ये आपका प्राइमरी वाला हो जाएगा। फिर ये है जो आपके ये टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस होगा, ये वाला है जो मीडियम लेवल का है, और आपका ये जो 4 है मतलब 9, 10, 11 और 12। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न है आपके लिए, और ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा पढ़ लीजिए और इसका आंसर कीजिए जल्दी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने की आवश्यकता होगी। दूसरा है आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एक उम्मीदवार को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
तीसरा है भारत में 90% से अधिक शिक्षा संस्थान सीधे राज्य सरकार के अधीन है। ठीक, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो वो सही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे जल्द से जल्द बताइए। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, या om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और ये ओम द्विवेदी 007 ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम का यूज़र नेम है, यूज़र आईडी है, जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपका जो ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरा चैनल है, जिस पर आप मुझे करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।